आज के लेक्चर नंबर 7 का आगाज करते हैं। चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। अच्छा, आज चैप्टर की तरफ जाने से पहले आपके साथ सिस्टम शेयर करना है ब्रेनस्केप का, जो आपको याद होगा ओरिएंटेशन में मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो पहले सिस्टम आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आपको एक पेज भी सर्कुलेट किया गया होगा, वो सारी समरी मैं आपके साथ अभी भी शेयर कर लेता हूँ। उस पेज के ऊपर भी लिखा हुआ है, घर जाके तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जाहिर है किसी भी सिस्टम को जब हम यूज़ करने लगते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है उसके साथ फेमिलियर होने में। ब्रेनस्केप बेसिकली आइडिया क्या है ये सुन लीजिए। थ्योरी के सब्जेक्ट में खास तौर पे और बाकी के सब्जेक्ट्स में अमूमी तौर पे स्टूडेंट को एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जो कि थ्योरी में खास तौर पे स्टूडेंट कंप्लेन करता है कि सर हम याद तो करते हैं लेकिन जो याद करते हैं वो भूल जाता है। ठीक है, तो खास तौर पे आखिरी दिनों में जो किसी भी थ्योरी के सब्जेक्ट्स की रिवीजन करना और उस कंसेप्ट को रिटेन करना और एग्जाम हॉल में साथ लेके जाना, ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए हमने थोड़ा टेक्नोलॉजी की हेल्प, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लेने की कोशिश की है। और ये सिस्टम वैसे तो पाकिस्तान से बाहर यूज़ हो रहा है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा टेस्ट किया और मुझे लगा कि ये काम की चीज़ है, आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। इससे पहले CFAP, क्योंकि CFAP लेवल पे भी पढ़ाता हूँ मैं ये सब्जेक्ट, तो CFAP लेवल पे हमने इसको ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया और वहाँ पे बड़ा अच्छा फीडबैक आया, तो इसीलिए आपके साथ भी ये शेयर किया जा रहा है। बेसिकली जो रिवीजन करते हुए प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स को, दो बड़ी प्रॉब्लम। एक तो ये स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता रिवीजन करनी कब है। बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद रिवीजन का मतलब ये है कि पहले हम पूरा सेशन पढ़ लें, उसके बाद आखिरी महीने में जब हम खुद से पढ़ रहे होंगे ना, वो है रिवीजन। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह हमारा एक लर्निंग कर्व होता है ना चीज़ों को सीखने का, उसी तरह साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि फॉरगेटिंग कर्व भी होता है। यानी आप कोई भी चीज़ जब सीखते हैं ना, उसके बाद कुछ टाइम के बाद नेचुरल है कि उसको हमने भूल जाना है। 24 घंटे में अगर आप अभी कोई चीज़ नहीं सीखते हैं और विद इन 24 आवर्स उसको रिवाइज नहीं करते, तो 50% मटीरियल आपके जहन से वॉश आउट हो जाएगा। और अगर आप उसे 48 आवर्स में रिवाइज नहीं करते तो 80 to 90% जो मटीरियल है वो वॉश आउट हो जाएगा। और अगर मजीद, तो फिर इसका मतलब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक तरह से बिल्कुल आपके जहन से निकल ही जाएगा। तो इसीलिए रिवीजन कब करने हैं, याद रखें, इसका असूल ये होता है कि जैसे ही आपने कोई नई चीज़ सीखी है, कोई भी नई चीज़, आपने विद इन 24 आवर्स उसकी रिवीजन जरूर करनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद पीरियोडिकली रिवीजन कर लें। तो एक तो स्टूडेंट को रिवीजन किस वक्त करनी है ये क्लियर नहीं होता, और दूसरा किस चीज की करनी है रिवीजन ये क्लियर नहीं होता। ठीक है, इवन जब मैं खुद भी स्टूडेंट था तो रिवीजन करने के लिए बैठता था तो हमेशा, जैसे फर्स्ट कीजिए ऑडिट की रिवीजन करनी है, मैंने वीकेंड मैंने कहा कि जी सैटरडे को, संडे को मैंने पूरा दिन जो है उसमें इस सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है, तो मैं क्या करता था, किताब खोली, चैप्टर 1 से शुरू किया, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4, अगले हफ्ते फिर रिवीजन की, फिर इसी तरह बैठा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर अगले हफ्ते रिवीजन की, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से रिवीजन करता था। इसमें मसला क्या है? इसमें मसला यह है कि आपके कुछ कंसेप्ट तो हर दफा रिवाइज हो रहे हैं, जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के, और कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि आपके रिवीजन का कम टाइम लग रहा है उसके ऊपर, जैसे कि एंड वाले चैप्टर है। हालांकि अगर आप देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नेचुरली भी अगर आप देखें तो किसी भी सब्जेक्ट के जो स्टार्ट के कंसेप्ट होते हैं वो सिंपल होते हैं, ईजी होते हैं, और जो एंड वाले कंसेप्ट होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि हमें जो हमारे डिफिकल्ट कंसेप्ट्स हैं उसके ऊपर ज्यादा रिवीजन का टाइम लगना चाहिए और इजी कंसेप्ट्स के ऊपर कम रिवीजन का टाइम लगना चाहिए। लेकिन होता क्या है, चूंकि हम तरतीब से रिवीजन कर रहे होते हैं तो वही कंसेप्ट जो पहले कई दफा हम रिवाइज कर चुके होते हैं वही बार बार रिवाइज हो रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा, जिस तरह हम ऑडिट में हमारा रूल है ना कि हमने हर एरिया के ऊपर एक जैसे प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने, बल्कि जो रिस्की एरियाज हैं उन पे ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं और लेस रिस्की एरियाज पे कम प्रोसीजर परफॉर्म करने। उसी तरह हमारा जो रिवीजन का टाइम है वो हमें हर कंसेप्ट पे इक्वल नहीं देना चाहिए, बल्कि जो डिफिकल्ट कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर रिवीजन का टाइम ज्यादा होना चाहिए और जो इजी कंसेप्ट है उनके ऊपर रिवीजन का टाइम कम होना चाहिए। लेकिन अब अगेन ये भी एक प्रॉब्लम होती है, जैसे चैप्टर 1 है उसमें एक लिमिटेशन वाला कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर, और बाकी के 2 कंसेप्ट इजी हैं, तो मुझे उस डिफिकल्ट कंसेप्ट तक पहुंचने के लिए भी इजी कंसेप्ट से गुजरना पड़ेगा, टाइम तो उधर भी लग गया। तो इन दोनों चीजों को एड्रेस करने के लिए एक पीरियोडिक रिवीजन और दूसरा रिवीजन उन एरियाज के ऊपर जो ज्यादा डिफिकल्ट है, इसके लिए बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ये बना है। ये करता क्या है, ये आपके सब्जेक्ट को, ये टेक्नोलॉजी और जाहिर आपके टीचर का भी इसमें कुछ वर्क होता है, कॉम्बिनेशन है, ये आपके पूरे सिलेबस में जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेगा। यानी आपका अगर एक चैप्टर 1 है तो उसमें आपका टीचर उस चैप्टर 1 को सामने रखेगा, उसमें से छोटे छोटे कंसेप्ट्स निकालेगा, 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन बना लेगा। ठीक है, उस चैप्टर में से हर क्वेश्चन का एक अलग फ्लैश कार्ड बनेगा। ठीक है, जैसे फिजिकल फ्लैश कार्ड होते हैं उसी तरह इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में फ्लैश कार्ड बनेगा। आप जब ऐप यूज कर रहे होंगे आपने सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आपके सिलेबस में, फर्स्ट कीजिए अगर आज तक हमने 6 चैप्टर्स कर लिए हैं,
आप जब कोर्स में जाएंगे आपके सामने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 6 आ रहे होंगे। आपने डिसाइड करना है कि किस चैप्टर की रिवीजन करानी है। उस चैप्टर के ऊपर क्लिक किया, आपके सामने डिफरेंट कार्ड्स आएंगे वन बाय वन। आपने एक कार्ड आया, उस पर क्वेश्चन लिखा होगा। जो फ्लैश कार्ड होता है नॉर्मली कंसेप्ट ये होता है, एक साइड पे क्वेश्चन है, दूसरी साइड पे आंसर है। कार्ड आपके सामने आता है, आप क्वेश्चन पढ़ते हो, वैल्यूएट करते हो कि इसका आंसर क्या होगा, और फिर आंसर देख के वैल्यूएट करते हो खुद से कि मैंने आंसर कितना ठीक दिया, सही दिया या गलत दिया। ठीक है, उस लिहाज से अगर सही दिया तो आप अपने इस कार्ड को फॉर एग्जांपल राइट साइड वाली कैटेगरी पे रख देते हो, और अगर गलत दिया तो लेफ्ट साइड वाली कैटेगरी पे कार्ड रख देते हैं। फिर उसके बाद जब सारे कार्ड कंप्लीट हो जाए, राइट साइड वाले साइड पे कर दिए, अब आपने रिवीजन करनी है लेफ्ट साइड वाले कार्ड की जो आपके वीक एरिया है। ये होता है फिजिकली। सॉफ्टवेयर में क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपने उसका आंसर अपने जहन में लेके आना, इसका आंसर ये होगा। फिर आप बटन दबाएंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा। आपने खुद से आंसर पढ़ के वैल्यूएट करना है कि आपने कितना आंसर दिया। आपका आंसर 20% ठीक था, 40%, 60%, 80% या कि 100%। ठीक है, उस पर नंबरिंग लगी होगी 1 2 3 4 5। अगर आप समझते हैं आपका आंसर 100% ठीक था, आपने 5 पे क्लिक कर देना। अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल नहीं इसका कुछ पता था, आपने 1 पे क्लिक करना है। और इसी तरह दरमियान में जो भी आप समझते हैं कि कितनी एक्यूरेसी लेवल थी आपके आंसर की, 2, 3 या 4 को सिलेक्ट करना है। अब बैकएंड पे एल्गोरिदम चल रहा होता है, वो क्या करेगा, आपके जो स्ट्रॉन्ग कार्ड होंगे ना 4 और 5 वाले, उनको साइड पे करता जाएगा, और 1 2 3 वाले साइड पे। अब जब आप अगले दिन रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो वो आपके स्ट्रॉन्ग कार्ड्स में से कम सिलेक्शन करेगा। सिलेक्शन उसमें से भी करेगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको कंसेप्ट आता है 2 दिन बाद भूल जाए, लेकिन स्ट्रॉन्ग कार्ड में से सिलेक्शन कम करेगा। ज्यादा सिलेक्शन किस में से होगी, वीक कार्ड में से, ताकि आपकी रिवीजन का टाइम जो है वो ज्यादा वीक कार्ड के ऊपर लग सके। ठीक है, इसी तरह वो आपके सारे कार्ड्स की रैंकिंग करता जाएगा और क्लासिफिकेशन करता जाएगा। ठीक है, सिस्टम समझ आ गया अब इसका क्या। इससे फायदा क्या, एक तो फायदा ये होगा कि आपके पास मोबाइल है, आप कहीं पे भी बैठ के आप ये मैक्सिमम 8 से 10 मिनट लगेगा रिवीजन करने में। एक सेशन में रिवीजन करने में मैक्सिमम 8 से 10 मिनट। आप दिन में कहीं पे मोबाइल आपके पास होता है हमेशा, कहीं पे भी आपके पास 8 से 10 मिनट, आपके किताब की जरूरत नहीं है। किताब का सारा मटेरियल निकाल के छोटे छोटे कार्ड में डिवाइड करके आपको सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट कर दिया गया। आप मोबाइल निकाल लें, कार्ड्स पे आप अपनी रिवीजन करना शुरू कर दें। दिन में अगर आपने 2 दफा भी ये काम कर लिया ना, सिर्फ 2 दफा 10-10 मिनट दे दिए, 2 दफा भी, तो आपकी रिवीजन का हक अदा हो गया समझ लीजिए। और इसका फायदा आपको अभी नहीं पता चलेगा, शुरू में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। शुरू में आप सिर्फ अपनी एफर्ट इनपुट कर रहे होंगे। ये जैसे जैसे सिलेबस ऐड अप होता जाएगा ना, वैसे वैसे इसका फायदा आपको पता चलता जाएगा कि कंसेप्ट जैसे ही आपके सामने आएगा, आप कहेंगे इसका आंसर तो मुझे आता है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट। ठीक है, तो ये एक टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सोल्यूशन है। ये नहीं कि आपके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट, जाहिर है आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा प्रोबेबली, लेकिन ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सोल्यूशन है, और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को बिल्ड करता है। इसका असल ऑब्जेक्टिव ये है कि आखिरी हफ्ते में अगर आप ये सब्जेक्ट की किताब भी ना खोलें, आखिरी हफ्ते में इस सब्जेक्ट की किताब भी ना खोलें, फिर भी आपको सारे का सारा एग्जाम में बैठ के जो भी क्वेश्चन आए आप उसको बता सकें। आखिरी दिन तो दूर की बात है। ठीक है, अभी आपको ये सुनने में अजीब सी बात लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको इसकी यूटिलिटी का अंदाजा होता जाएगा। लेकिन फिर बता रहा हूं, शुरू में आपको इसके बेनिफिट का अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि इसका फायदा असल में तब मिलता है जब सिलेबस ज्यादा होता है। 1-2 चैप्टर में इसका फायदा कहते हैं ये तो हमें पहले ही आता था। जब 10-12 चैप्टर्स हो जाएंगे ना, उस वक्त आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे हाथ तो सारा सिलेबस अभी मेरे हाथ में है, मुझे तो सारे कंसेप्ट्स आते हैं। कोई भी पूछ ले, कहीं से भी चलते चलते भी कोई पूछ ले, आप उसको बता देंगे क्या चीज है। ठीक है, तो ये बेसिकली आइडिया है। अब आपने इसको यूज कैसे करना है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यूज करने का एक तरीका तो मैंने आपको रिटन फॉर्म में शेयर कर दिया, लेकिन आपके साथ एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी शेयर कर रहा हूं मैं। आप कंप्यूटर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, मोबाइल पे भी, लेकिन जिस पे भी यूज करें, दोनों पे साइमल्टेनियसली भी यूज हो सकता है। वो जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो आपका डाटा सिंक्रोनाइज कर देता है आपने, लेकिन इसकी ऐप यूज नहीं करनी। इसकी एक ऐप भी है गूगल ऐप पे, ठीक है, प्ले स्टोर पे एक ऐप भी है, आपने वो ऐप यूज नहीं करनी। ऐप क्यों नहीं यूज करनी? ऐप में प्रॉब्लम यह है कि आप मल्टीपल चैप्टर्स रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएंगे ना, मैं आपसे कहूंगा आपने एक चैप्टर नहीं दूसरा चैप्टर भी ऐड हो गया ना, तो आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को सेलेक्ट करके रिवीजन करनी है, ताकि आपके सामने जो कार्ड्स आए ना दोनों चैप्टर में से मिक्स होके हैं। एग्जाम में भी इसी तरह होगा ना, पूरी बुक में से क्वेश्चन आएंगे, तो हमने भी उस लिहाज से हमने एक वक्त में एक चैप्टर की रिवीजन नहीं करनी। अभी तो चूंकि सिर्फ एक चैप्टर ही हमने कवर किया है, तो आपको वहां पे एक चैप्टर ही नजर आ रहा होगा कोर्स में। ऐप पे एक वक्त में आप सिर्फ एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, जबकि अगर ऑनलाइन यूज करेंगे तो फिर मल्टीपल चैप्टर्स को सेलेक्ट किया जा सकता है। और आपने हमेशा रिकमेंडेड किया है कि ऑल चैप्टर्स को सिलेक्ट करें जितने भी आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं उस वक्त तक। क्लियर होगी ये बात?
तो मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी साइमल्टेनियसली भी, लेकिन इसकी ऐप यूज नहीं करनी। चलिए अच्छा, अब ऐसा करते हैं, ये पेज आपके सामने है, मैं कंप्यूटर के जरिए आपके सामने डिस्प्ले करूंगा। आप अगर हो सके तो मोबाइल जो है वो अपना निकाल लें या सिस्टम देख लें, घर जाके चाहे कर लीजिएगा इसको। आपने सबसे पहले क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट है brainscape.com, BRAINSCAPE.com, brainscape.com। इस वेबसाइट पे जब आगे तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लॉगिन और गेट स्टार्टेड ये दो ऑप्शन नजर आ रही है। अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हुआ है तो आप लॉगिन पे जाएंगे, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं तो आपने गेट स्टार्टेड पे जाना है। गेट स्टार्टेड में आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी, चाहे तो इजी वे यूज कर लें। इजी वे क्या होगा, कंटिन्यू विद गूगल, वो आपका गूगल का जो डाटा होगा सारा उसकी बेस पे यूजर नेम वगैरह बना के आपको रजिस्टर कर देगा। नहीं तो यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर कर लें। अब मैं एक डमी कर रहा हूं, नेम, अकाउंट क्रिएट कर, लास्ट नेम लिख लें, ईमेल जो भी आपकी ईमेल है .com। पासवर्ड में वो आपसे कुछ पूछेगा, कुछ क्राइटेरिया है कि जैसे न्यूमेरिक कीज होनी चाहिए, अल्फाबेट होने चाहिए, ठीक है, कैपिटल लेटर भी इस्तेमाल होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इसमें हमने जो भी पासवर्ड रखा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये समझ आ गया। पासवर्ड ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए। फिर इसके बाद एक्सेप्ट किया हमने इसको और रजिस्टर का बटन दबा दिया। जी यहां तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, अब हाउ वुड यू लाइक टू स्टार्ट? फाइंड फ्लैश कार्ड, क्रिएट फ्लैश कार्ड, जस्ट गेट स्मार्टर। फाइंड फ्लैश कार्ड का मतलब ये है कि ऑलरेडी अगर किसी ने फ्लैश कार्ड बनाए हुए आप उसको यूज करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं। क्रिएट फ्लैश कार्ड का मतलब आप अपने खुद भी फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होगी। मैं रिकमेंड नहीं करता कि अभी इस लेवल पे आप ये काम करें। और जस्ट गेट स्मार्टर में वो सिर्फ आप एक्सप्लोर उसको करना चाहते हैं उसके लिए है। हम यहाँ पे फाइंड फ्लैश कार्ड में आ जाएंगे, ठीक है। आप यहां से भी फाइंड फ्लैश, लेकिन फर्ज कीजिए अगर यहां से नहीं आप भूल जाते हैं तो एक उसने सैंपल बेस में नॉलेज रिहैब का कोर्स आपको ऐड किया हुआ है, लेकिन इसको इग्नोर कर दें। इसको आप सब्सिक्वेंटली डिलीट भी कर सकते हैं बाद में। ये मैं इसको डिलीट कर दिया क्योंकि ये मेरे रेलिवेंट नहीं है क्लास। जी अब यहां पे देखिए फाइंड फ्लैश कार्ड, यहां पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप नेम सर्च करके, जैसे मैंने जो कार्ड उसका नाम रखा है कैफ 04 बिजनेस लॉस, लेकिन यहां पे सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सॉरी, हाँ ऑडिट है, सॉरी, कैफ 8 सिर्फ इतना ही करते हैं शायद आ जाए। ये देखिए कैफ 8 आ गया, ठीक है, ऑडिट एंड इंश्योरेंस बाय एम आसिफ। लेकिन दूसरा तरीका क्या याद रखें, दूसरा और जो ज्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन उसमें आपको लिंक चाहिए होता है। लिंक मैंने कॉपी कर दिया, आप इस लिंक पे क्लिक करें, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट उस कोर्स पे आ जाएंगे, ठीक है। और वो लिंक मैं आपके सामने, आपको पेज मिल गया होगा जी, कॉपी भाई टाइप कर लें, खुदा का खौफ करें, टाइप नहीं कर सकते। ये क्या लिखा हुआ है, /P/2YFZJLH, ये नंबर 4 पे B8JOD। ये स्मॉल कैप में कोई फर्क नहीं पड़ता जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बहरहाल क्लिक करके देखते हैं, हाँ ये डायरेक्ट इस पर पहुंच गया, ठीक है। दोनों सर्च भी कर सकते हैं, लिंक के जरिए से भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होता तो मैं आपको लिंक शेयर कर देता, लेकिन अब आपको प्रिंटेड फॉर्म में, भाई प्रिंटेड फॉर्म में दे दिया ना, टाइप आपके सामने टाइप किया। यहां पे आपने इसको स्टार्ट स्टडिंग कर दिया। अब जैसे स्टार्ट स्टडिंग दबाया, ये पूरे का पूरा कोर्स आपके अकाउंट में ऐड हो गया। अच्छा, इसको आपको प्रो अकाउंट बाय करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री अकाउंट में सारी सर्विसेज मौजूद हैं जो कि आपके लिए जरूरी है, ठीक है। थोड़ी बहुत शायद कभी कभार कोई ऐड आए, मेरा ख्याल है बल्कि वो भी नहीं आती, लेकिन अगर कभी आए तो कोई मसला नहीं, वो आपको पता है नेचुरल होता है।
अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे चैप्टर 1 एश्योरेंस सर्विसेज आ रहा है। अब आगे चल के ना चैप्टर 2, 3, 4, 5 ऐड होते जाएंगे जैसे जैसे हम उसको कंप्लीट करेंगे। ये लेफ्ट साइड पे आपको टिक नजर आ रहा है। जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे ये टिक मजीद आता जाएगा हर अगले चैप्टर के साथ। आपने जितने चैप्टर को रिवाइज करना होगा उतने चैप्टर को सेलेक्ट करना है, वो बेसिकली सिलेक्शन के लिए था। ठीक है। अच्छा, अब हमने 1, 2 या 3 या 4 जितने भी चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहते हैं उनको क्लिक कर दिया। अब ये क्लिक होके ये मेरे सामने आ गया। अब वो आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन दे रहा है कि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको चीजें हो सकता है आपको शायद पता ना हो, लेकिन मैं सारी चीजें शेयर कर रहा हूं इसलिए आप इनकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्रॉस भी कर सकते हैं। इसमें स्टडी 10 कार्ड की ऑप्शन आ रही है। अच्छा, ये स्टडी 10 कार्ड की ऑप्शन सुन लें। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हम जो चीज सीखते हैं ना, ऐसा नहीं है आप 2, 3, 4 घंटे तक मुसलसल सीखते रहे ना तो वो आपकी लर्निंग में, मेमोरी में ऐड होता जाएगा, ऐसा नहीं है। हर नई चीज सीखने के बाद आपके माइंड को कुछ रेस्ट करने की जरूरत होती है। जैसे कई दफा आपने शायद कुछ लोगों से सुना हो कि जब भी आप 2-3 घंटे पढ़े ना उसके बाद थोड़ी सी नींद ले लें, ये बेहतर है, क्योंकि वो आपका जो मेमोरी में, हमारी एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की चीजें ना जब हम सो रहे होते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो रही होती है। तो वो ये कहते हैं कि बजाय ये कि आप बहुत ज्यादा चीजें एक वक्त में रिवीजन करें, सिर्फ और सिर्फ 10 कंसेप्ट, 10 फ्लैश कार्ड आपने एक वक्त में रिवाइज करने हैं। आपका दिल कर रहा है आप ज्यादा भी कर सकते हैं, 10 के बाद दोबारा 10 का दूसरा फ्लैश कार्ड दोबारा रिवीजन कर लें, लेकिन बेहतर यही है कि एक वक्त में सिर्फ 10 फ्लैश कार्ड रिवाइज करें। उसके बाद अगर आपका दिल कर भी रहा है ना तो शाम को करें, उसी वक्त ना करें, वरना वो यूटिलिटी नहीं होगी, ताकि आपका माइंड कम इंफॉर्मेशन होगी, रिटेंशन ज्यादा होगी। ठीक है, फिर आप इवनिंग में कर लीजिए, फिर उसके बाद अगले दिन कर लीजिए, इस तरीके से 10 में। अच्छा, अब वो आपको साथ साथ बताता जाएगा कि किस तरह चलेगा। पहले क्वेश्चन आएगा और इसमें ये हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। अच्छा, नीचे मैंने चैप्टर 1 भी लिख दिया, हर क्वेश्चन के नीचे उसका चैप्टर नंबर लिख दिया। ये चैप्टर नंबर किस लिए लिखा, क्योंकि जब आप ज्यादा चैप्टर, जैसे एक वक्त आएगा जब आप 10 चैप्टर रिवाइज कर रहे होंगे, उसमें एक क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया और आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन किस चैप्टर पे बेस कर रहा था। इसलिए मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए चैप्टर नंबर एंड पे लिख दिया। ये राइस बुक का चैप्टर नंबर है। ठीक है, वैसे अगर आप साथ साथ सिलेबस सारा कवर करते जाएंगे तो आपको इस रेफरेंस की जरूरत नहीं है, यह एहतियातन मैंने आपके साथ शेयर किया। व्हाई मैनेजमेंट वांट टू प्रेजेंट बेस्ट व्यू ऑफ इट्स परफॉर्मेंस टू शेयर होल्डर, क्यों? हाँ, प्रेशर की वजह से और इंसेंटिव। बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट्स ने सिर्फ प्रेशर का वर्ड यूज किया, कुछ ने प्रेशर और इंसेंटिव दोनों का वर्ड यूज किया। अब मैंने अपने जहन में ले आया प्रेशर और इंसेंटिव। अब मैंने बटन दबाना है रिवील आंसर, वो मेरे सामने आंसर ले आएगा। ठीक है, अब आंसर अगर आ गया, हाँ अगर तो आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया आप इसको परफेक्टली पे क्लिक करें, और अगर आपको लगता है कि आपने नॉट एट 1 पे करें या 3 पे कर दें, वो आपकी अपनी ऑप्शन है। वो आपको बता रहा है रेट हाउ कॉन्फिडेंटली यू न्यू द आंसर, आपने बताने के कितना कॉन्फिडेंटली आपने इसको आंसर दिया। अब यही वो चीज है जो बेसिकली क्लासिफिकेशन करेगी आपके कार्ड्स की, और ये आपने पूरी ईमानदारी से, देखिए आपने की रिपोर्ट किसी को नहीं जा रही, आपने पूरी ईमानदारी से अपने आप को नंबर देने हैं, मैक्सिमम 5 और मिनिमम 1। तो यहाँ पे फर्ज कीजिए हमने परफेक्टली 5 का, अब वो हमें बता रहा है कि यू रेटेड दिस कार्ड ए 5, इट शुड नॉट रिपीट फॉर ए व्हाइल, यानी ये कुछ अरसे तक, 2-3 दिनों तक अब ये दोबारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने से कहा कि मुझे तो ये बिल्कुल परफेक्टली आंसर आता है। अगर 1 होता, अगर हम 1 करते तो फिर बिल्कुल वो कहता भाई अभी कुछ देर के बाद ये दोबारा आ जाएगा आंसर। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है, रिवील आंसर ये जी बिल्कुल 1 हो, लेकिन मेरा हाल सिस्टम आपको समझ आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप अगर रैंकिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कार्ड पे आपको ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपका जो स्कोर है वो काउंट हो रहा होगा, लेकिन वो आपसे इररेलेवेंट है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो भी हो रहा है, ये है हमारा सिस्टम इसका। फिर उसके बाद जब आपने कंप्लीट कर लिया तो सिंपल इसको कैंसिल कर दे, कोई इशू नहीं है। आप जैसे जैसे आपने मार्क अपने आप को किया, सेव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेव करता जाता है आपके जो भी मार्क्स होंगे। तो ये सिस्टम है एग्जैक्टली इसी तरह आपके मोबाइल, थोड़ा सा लेआउट का डिफरेंस होगा। ठीक है, लेआउट का लेकिन इसी तरह मोबाइल पे भी काम करेगा, लेकिन याद पे भी आपने वेबसाइट के थ्रू जाके एक्सेस करना है, ऐप के जरिए से एक्सेस नहीं करना। मैंने आपको ऐप की लिमिटेशन बता दी कि वो एक वक्त में एक चैप्टर रिवाइज करवाता है, वो मल्टीपल चैप्टर रिवाइज नहीं करवाता। बहरहाल शायद फ्यूचर में कभी अपग्रेड कर दें उधर भी, फिलहाल ये सिस्टम क्लियर हो गया आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए घर जाके आपने आज इसको ट्राई करना शुरू कर देना है। ठीक है जी, चलिए जी जी चैप्टर 1 कर लिया, इसके 10 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट टाइम हम जब चैप्टर 1 को करेंगे तो यही 10 क्वेश्चन आएंगे या डिफरेंट आएंगे? हाँ, अगर आप देख रहे हैं उनका क्वेश्चन ये है कि हमने फर्स्ट कीजिए 10 कार्ड थे, उसमें जाहिर है 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन हमने रैंडमली हमारे सामने आए, हमने उसको आंसर कर दिया। उसके बाद जब हम इवनिंग में फर्स्ट कीजिए दोबारा रिवीजन करते हैं चैप्टर 1 की, तो क्या यही 10 कार्ड दोबारा आएंगे? इसका जवाब है नहीं, यही एग्जैक्टली नहीं आएंगे। इनमें से कुछ रिपीट होंगे। कौन से वाले रिपीट होंगे? जिनमें आपकी परफॉर्मेंस पुअर है, लेकिन कुछ नए भी आएंगे।
अब वो डिपेंड इस पे भी करता है कि उस चैप्टर के अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस थे। जैसे फर्स्ट कीजिए अगर मेरे पास क्वेश्चन ही मैंने 10 बनाए हैं तो जाहिर है जितनी दफा भी आप रिवीजन करेंगे वही 10 आएंगे। लेकिन अगर मैंने 10 से ज्यादा बनाए हैं तो वो उनको चेंज करता रहेगा, शफल करता रहेगा। लेकिन वो शफल रैंडमली नहीं होगा, वो शफल होगा आपके एल्गोरिदम की बेस पे कि जो क्वेश्चन आपके, जो कंसेप्ट आपके वीक है उनकी टेस्टिंग वो ज्यादा करेगा। इसमें अगर आप देखें टॉप पे आपको नजर आ रहा है कार्ड चैप्टर ये है, और कार्ड के कितने 2nd of 16, यानी इस चैप्टर में टोटल 16 कार्ड्स थे। ठीक है, वो चूंकि फर्स्ट टाइम है तो मैंने जितने को हो सकते थे इजीली वो शेयर किए आपके साथ। अब देखा जाएगा आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी परफॉर्मेंस को भी साथ साथ मॉनिटर करता रहूंगा। जरूरत हुई तो उसमें मजीद कार्ड्स भी ऐड किए जा सकते हैं। कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट जो समझ लीजिए कि डिफिकल्टी लेवल वेरी हाई है, ठीक है, उनको भी ऐड किया जा सकता है। अभी फिलहाल नहीं किया मैंने, ठीक है, सिर्फ आई कैप के लेवल तक चीजें रखी है जो आई कैप पूछ रहा है या पूछ सकता है। ठीक है, एक परफेक्शन का लेवल जो है वो सामने नहीं रखा। बहरहाल इसमें मजीद क्वेश्चंस भी ऐड किए जा सकते हैं। फिलहाल आप इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। जब मैं मजीद इनमें से फर्स्ट कीजिए कोई क्वेश्चन ऐड करता हूँ वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे और वो आपसे फिर उनको पूछता रहेगा। सिस्टम क्लियर हो गया? कोई और क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन? चलिए ठीक, जी जी। चैप्टर रिवाइज करने के बाद चैप्टर रिवाइज करके क्या करना है कि फोन पे इसके ये जो है हाँ जी बिल्कुल, आप एक दफा चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, चैप्टर आपने जब सारा पढ़ लिया ना उसके बाद आपने इसको रिवाइज करना है, उससे पहले नहीं। मैं चैप्टर ही तब ऐड करूंगा जब कंप्लीट हो चुका होगा। तो आपने अच्छा, इसका ये मकसद नहीं है कि आपको याद करवाना, सॉरी मुझे यूं कहना चाहिए कि आपको कंसेप्ट कवर करवाना इसका मकसद नहीं है। यानी आपने ये नहीं कहना कि ये बुक का अल्टरनेट है, ये बुक का अल्टरनेट नहीं है। आपने जो कंसेप्ट पहली दफा लेना है ना वो बुक से ही लेना है। इसको आपने रिवीजन के लिए इस्तेमाल करना है, कंसेप्ट लर्निंग के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना, कंसेप्ट रिवीजन के लिए करना है। दोनों में फर्क है, ठीक है। तो एक दफा जब आप सारी बुक पढ़ लें उसके बाद आप इसके ऊपर आ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? चलिए जी, ये फिर इसको यहाँ पे अब हम कंक्लूड करते हैं। मजीद अगर कोई इशू आए आप पूछ सकते हैं मुझसे क्लास के दौरान। जी पास कीजिए जी। अब आज के फ्रेश कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखें वो कह रहे हैं, भाई का क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में एक लाइन लिखी है कि अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंटरनेशनल नहीं है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो जब कभी आप फ्रेमवर्क बता रहे होंगे ना उसके साथ ज्यूरिसडिक्शन को ऐड करेंगे, मेंशन करें। यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन से मुराद है कंट्री। जैसे एक फ्रेमवर्क है आईएफआरएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए यूज होता है। एक है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेकिन जनरली गैप, लेकिन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हर कंट्री के डिफरेंट है। यूएसए के गैप्स डिफरेंट है, इंडियन गैप्स डिफरेंट है, चाइना के गैप्स डिफरेंट है। तो वो ये कह रहे हैं अगर तो आपका फ्रेमवर्क आईएफआरएस है ना, तो आईएफआरएस चूंकि इंटरनेशनल है, इसके साथ ये लिखने की जरूरत नहीं है आईएफआरएस ऑफ पाकिस्तान, आईएफआरएस ऑफ इंडिया, आईएफआरएस ऑफ यूएसए, ये लिखने की क्यों? ये इंटरनेशनल है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा फ्रेमवर्क यूज करते हैं जो इंटरनेशनल नहीं है, जैसे गैप, तो आपने इसके साथ हमेशा मेंशन करना है कि ये किस कंट्री का है, ज्यूरिसडिक्शन से मुराद ये है। आप देखेंगे कि कभी प्रोफेशनल कोई लिटरेचर वगैरह पढ़े तो उसमें लिखा होता है यूएस गैप, मेंशन किया होता है कि ये वो वाले एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो यूएसए के। इसी तरह इंडियन गैप, ये टर्म यूज होती है। ठीक, क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन? जी हाँ शाबाश। उन्होंने कहा कि सर फ्रेम, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो ऑडिटर ओपिनियन देगा इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। तो इसमें इस ओपिनियन से कैसे पता चल रहा है कि ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है? देखिए जो ओपिनियन में ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड है या प्रेजेंटेड फेयरली, जब फेयर का वर्ड आ जाए ओपिनियन के अंदर, कौन सा लफ्ज? फेयर, तो इसका मतलब है ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। अब देखिए अगर मेरा ओपिनियन ये हो दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, कौन सा फ्रेमवर्क? कंप्लायंस, क्योंकि मैं सिर्फ ये बता रहा हूं ये इस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है। फेयर व्यू देती है कि नहीं ये मैंने नहीं बताया। लेकिन अगर मैं यूं कहूं दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, या these financial statements have been prepared in accordance with IFRS and give true and fair view, तो भी इसका मतलब क्या? अब चूंकि फेयर का वर्ड आ गया तो इसका मतलब है ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन में फर्क ओपिनियन का होता है कि ओपिनियन को हम किस तरीके से लिख रहे हैं। सिर्फ कंप्लायंस लिख रहे हैं कि कंप्लायंस के साथ साथ ये भी बता रहे हैं ये फेयर व्यू दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
तो अगर आपके सामने सिर्फ ओपिनियन हो, क्या बता सकते हैं ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क है कि फिर रिप्रेजेंटेशन? सिर्फ ओपिनियन अगर हो, बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, ये कंप्लायंस है, और इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस एंड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। ठीक है जी, क्लियर हो गया मेरे भाई कुछ जी? और कोई क्वेश्चन जी? सर अगर लोकल लॉज प्रिवेल करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, फिर हम अपने ओपिनियन में ये नहीं लिख सकेंगे कि इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। हाँ शाबाश, इन्होंने कहा सर आपने कंसेप्ट बताया था कि फ्रेमवर्क में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अलावा कुछ लोकल रिक्वायरमेंट्स भी आ सकती हैं लॉ की, और अगर लोकल रिक्वायरमेंट, अब ये थोड़ा सा एडवांस है, मैं बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन ना समझ आए प्रॉब्लम कोई नहीं। जब फ्रेमवर्क के साथ अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट के साथ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हों, आईएफआरएस के साथ कंपनीज एक्ट भी है, तो क्या हम हमारा फ्रेमवर्क कैसे बताएंगे? देखिए इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटीज ये है कि अकाउंटिंग की यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की भी रिक्वायरमेंट हो और लोकल लॉ की भी रिक्वायरमेंट हो, और वो कंफ्लिक्ट ना करें, यानी लॉ की रिक्वायरमेंट एडिशनल हो। एडिशनल यानी अगर आईएफआरएस कहते हैं 10 चीजें, तो लॉ कहता है ये 2 चीजें मेरी भी, 10 और 2 12 हो, एडिशनल हो, तो फिर हम फ्रेमवर्क लिखते हैं दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस एंड कंपनीज एक्ट 2017, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। लेकिन अगर कंफ्लिक्ट हो दोनों में, आईएफआरएस ने कहा 10, लोकल लॉज ने कहा ये वाली 2 नहीं, ये वाली 2 फिट कर दे, अब आईएफआरएस सैक्रिफाइस हो गया और लोकल लॉज आ गए। क्या अब हम ये कह सकते हैं कि दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस? आईएफआरएस कहते हैं मेरी एक बात भी नहीं मानी ना तुमने, एक बात भी, तो इसका मतलब है मेरी नहीं मानी तुमने, बात माननी है तो पूरी माननी है। तो यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस एंड कंपनीज एक्ट। आईएफआरएस कहता है मेरी बात नहीं मानी तुमने। यहाँ पे हम फ्रेमवर्क को मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई चेंज। अब देखिएगा चेंज कैसे करते हैं, हम कहते हैं these financial statements have been prepared in accordance with IFRS as applicable in Pakistan। IFRS as applicable in Pakistan का मतलब क्या? सारे IFRS नहीं, जो पाकिस्तान में अप्लाई होते हैं, एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट। अब ये एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान क्या मैसेज दे रहा है? हाँ, कि कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन, ये सारे का सारा वही इंटरनेशनल वाला नहीं है, कुछ ना कुछ लोकल लॉज के हवाले से मॉडिफिकेशन हुई है। तो जब कभी एडिशनल लीगल रिक्वायरमेंट्स हो, और तो रूल क्या हमारा, लीगल रिक्वायरमेंट्स ओवरराइड करेंगी, वो कंप्लाई, ठीक है, वो सुपीरियर होंगी। लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है? आईएफआरएस कहता है ठीक है मुझे पता है कि लोकल रिक्वायरमेंट सुपीरियर है, तो फिर उनकी मानो, जरूर मानो, लेकिन फिर रिपोर्ट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये ना लिखो कि दिस हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, बल्कि क्या लिखो? एज एप्लीकेबल इन योर जुरिसडिक्शन एंड लोकल रिक्वायरमेंट्स। क्लियर होगी जी? और कोई अच्छा लिखा हुआ है एक्नॉलेजमेंट का लफ्ज, फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में लफ्ज एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट को अंडरलाइन करके लिख लें परमिशन। अगर देखें रूल्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों जगह पे हैं, फेयर प्रेजेंटेशन में भी और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में भी, रूल दोनों जगह है। लेकिन फेयर प्रेजेंटेशन में एक्नॉलेजमेंट है किस चीज की? एडिशनल डिस्क्लोजर की और डिपार्चर की, दोनों की। एडिशनल डिस्क्लोजर का मतलब ऐड करना, डिपार्चर का मतलब लेस करना। फेयर प्रेजेंटेशन में इजाजत है कि अगर प्रेजेंटेशन फेयर होती हो ना तो एडिशनल डिस्क्लोजर भी दे दो, डिपार्चर भी कर लो। लेकिन कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या कहता है? कहता है ये परमिशन, ये एक्नॉलेजमेंट नहीं है, यानी जो लिखा हुआ है आंखें बंद करके अन्यथा हमने उसी को फॉलो करना। यह है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, क्योंकि कंप्लायंस फ्रेमवर्क का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट्स, और फेयर प्रेजेंटेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। तो अचीव फेयर प्रेजेंटेशन के लिए रूल्स को सैक्रिफाइस करना पड़े, कर सकते हैं, लेकिन कंप्लायंस फ्रेमवर्क में नहीं कर सकते, क्योंकि सर में मकसद ही कंप्लाई करना। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? चलिए आज कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट हमारे बिल्कुल सिंपल, लेकिन चूंकि यहां से केस स्टडी उठेगी इसलिए मैंने ज्यादा नहीं ऐड किए, सिर्फ 2 कंसेप्ट, और दोनों कंसेप्चुअली आपको क्लियर है। क्या कंसेप्ट है? रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड 2 चाबी गवर्नेंस। ठीक है, वो एक ही बात है, क्योंकि 2 चाबी गवर्नेंस इसलिए साथ लिख देते हैं क्योंकि वो उनके सुपरवाइजर्स हैं। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव या रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर या ऑडिट। मैं आपसे पूछूं, अब ये देखिए कंसेप्ट अभी निमट गया। क्या भाई मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटीज क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, खत्म। ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है? ऑडिट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना, खत्म। कंसेप्चुअली कहानी खत्म हो गई यहीं पे। लेकिन एग्जाम में अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता है कंसेप्ट तो नहीं बताते हम। एश्योरेंस एंगेजमेंट का कंसेप्चुअली मीनिंग क्या है? भाई वेरिफिकेशन करना किसी ना किसी चीज की,
लेकिन एग्जाम में अगर एश्योरेंस एंगेजमेंट को डिफाइन करने को कहे इन अल्फाज में तो नहीं करेंगे बिल्कुल। तो इसीलिए इन दोनों कंसेप्ट को हम थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में पढ़ने जा रहे हैं, ताकि अगर एग्जाम, इसके दो पर्पज है। पहला पर्पज एग्जाम में रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आए तो टेक्निकल वर्ड के साथ उसको बताएं, और दूसरा पर्पज केस स्टडी सॉल्व करने के काबिल हो जाए। ठीक है, तो खास तौर पे ये कंसेप्ट जो है ना, ये इसमें आप केस स्टडी अटेम्प्ट करना सीखेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट कौन सा है? ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड दो चाबी गवर्नेंस। पहले मुझे तसल्ली करवाएं, दो चाबी गवर्नेंस का मतलब पता आपको क्या है? चलिए, और मैनेजमेंट का मतलब पता क्या है? बिल्कुल। अच्छा, ऑडिट में अक्सर आप मैनेजमेंट और दो चाबी गवर्नेंस दोनों को इकट्ठा ही वर्ड यूज होगा। क्यों भला? क्योंकि दोनों बेसिकली काम उनका एक ही है, असल में काम ये कर रहे होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेट तो इनकी होती है, तो इनको भी साथ में हम ऐड करते होते हैं अक्सर। अच्छा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ गया इन्होंने क्या काम करना है। ये भी एक अहम वर्ड है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब मुझे अगर एंड में मैं भूल जाऊं ना, तो आपने मुझे बताना है कि सर ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने बता दी, तो ओवरऑल है तो इसका मतलब है कोई छोटी भी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ओवरऑल बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कोई स्पेसिफिक भी होगी, एंड पे पूछिएगा। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फॉर फाइनेंशियल। अब अच्छा, अब इसको थोड़ा एलैबोरेट करता है। फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब देखिए बात तो वही है, जाहिर है किसी न किसी फ्रेमवर्क के मुताबिक बनानी है उसने। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आगे फर्दर लिखता है, दिस इंक्लूड्स कि आप काउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई करें, आप रीजनेबल काउंटिंग एस्टिमेट्स अप्लाई करें। तो हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए एस्टिमेट्स और काउंटिंग पॉलिसीज दोनों यूज होती हैं। तो सिर्फ वो कहानी को बढ़ा रहा है, मेन बात यही कर रहा है फाइनेंशियल में प्रिपेयर करना। क्लियर? अच्छा, मुझे बताइए, मैंने दो वर्ड यूज किए, एस्टिमेट्स और काउंटिंग पॉलिसीज। क्लास में कोई स्टूडेंट मुझे दोनों में फर्क बता सकता है, या सिर्फ एग्जाम्पल ही दे दे तो चलेगा काम? सिर्फ एक मिनट है जी। एस्टिमेट जो प्रोविजन बताए, स्पेसिफिक केस स्टडी में स्पेसिफिक एग्जांपल देगा, कोई प्रोविजन के एग्जांपल बताए। प्रोविजन फॉर बैड डेट, शाबाश। और पॉलिसी स्टैंडर्ड, कोई पॉलिसी की एग्जांपल दे। FIFO या वेटेड एवरेज, 25-25 कर लीजिएगा भाई, 2 समोसे लेके एक कर लीजिएगा, ठीक है, भाई को देना है, ठीक है। तो एस्टिमेट्स क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर वारंटी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये एस्टिमेट्स है। पॉलिसीज क्या है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन बेसिस, FIFO के वेटेड एवरेज है। उसके अलावा फिक्स एसेट की वैल्यूएशन बेसिस, कॉस्ट मॉडल के रीवैल्यूएशन मॉडल, शाबाश। ये काउंटिंग पॉलिसीज है, पता है ना? चल, एक स्टूडेंट आके कहने लगा, सर डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग, ये काउंटिंग एस्टीमेट, हाथ उठाना है, काउंटिंग एस्टीमेट्स है कि काउंटिंग पॉलिसी है? एक मिनट, अरे भाई ने हाथ उठाया, पॉलिसी है, शाबाश। सारी क्लास ने एस्टीमेट का पॉलिसी। भाई डेप्रिसिएशन मेथड चेंज होना अकाउंटिंग एस्टिमेट है, कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे जाना ये पॉलिसी है। चलिए बहरहाल आगे चलते हैं। फॉर इंटरनल कंट्रोल, अच्छा अब ये भी मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी तो नहीं है। इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना, और ऐसा इंटरनल कंट्रोल जो रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे। असल में ये लिंक इसके साथ है, वरना आप सोच सकते हैं कि सर हमारे स्टैंडर्ड ने इंटरनल कंट्रोल क्यों कहा, ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। नहीं, उनको भी पता है कि अच्छा इंटरनल कंट्रोल होगा तो रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगे। तो मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है ऐसा इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना जो रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे। 2 रिस्पांसिबिलिटीज होगी। तीसरी रिस्पांसिबिलिटी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है क्या? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर, कि ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अच्छा मुझे बताइए, ऑडिट करने के लिए मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन लेना जरूरी होता है? चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल दीजिए, ऑडिटर कहे, अच्छा इसमें देखें वो कहता है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट खुद से ही जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। जैसे मैनेजमेंट ने लिखा बैंक बैलेंस 10 लाख, तो मैनेजमेंट खुद से ही एक पेज के ऊपर लिख के दे दे ये कौन सा बैंक है, कौन सी ब्रांच है। जैसे वो लिखें कि जी फिक्स एसेट है, तो मैनेजमेंट खुद से ही डिटेल बना दे कि बैलेंस शीट में जो टोटल फिक्स एसेट आ रहे हैं ना, इसमें इंडिविजुअल मशीनरी कितनी है, प्लांट कितना है, व्हीकल्स कितनी है, गाड़ी का नंबर क्या है, डिटेल खुद से दे दे। डेटर्स है ना बैलेंस शीट में या क्रेडिटर लिखा हुआ है 25 लाख के, तो मैनेजमेंट खुद से ही लिस्ट ऑफ डेटर्स दे दे कि सर मिस्टर ए से इतने लेने, बी से इतने लेने, सी से इतने लेने, और ए का एड्रेस फोन नंबर ये है, बी का एड्रेस फोन नंबर ये है, सी का एड्रेस फोन नंबर ये है, ताकि अगर हम उनसे क्रॉस वेरीफाई करना चाहें कर सके। ये है कि मैनेजमेंट खुद से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे दे। फिर अगर फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑडिटर खुद से भी मांगना चाहे, खुद से भी मांग सकता है। बिल्कुल, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है वो भी मैनेजमेंट प्रोवाइड करे।
कि सर आपका गोदाम कहाँ पे, आप बताइए हमें, हम तो जाके स्टॉक को वेरीफाई करना है, ठीक है। जरा बताइए, आपने लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया तो दे दी, जरा पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस भी दे दे ताकि हम कंपेयर करके देखें किसमें ज्यादा चेंज आया है। जिसमें ज्यादा चेंज आया है उनको हम वेरीफाई करें, ना कि हर एक को वेरीफाई करने के लिए निकल पड़े। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करे वो भी प्रोवाइड है। और अगर ऑडिटर एम्प्लॉय से मिलना चाहे विद इन द एंटिटी तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करे। ऑडिटर ने कहा पहली चीज मैनेजमेंट को खुद से ही चाहिए कि सैलरीज के साथ डिटेल बता दे कि कितने एम्प्लॉइज हैं। ऑडिटर ने सैलरीज देखी इस साल की और पिछले साल की सैलरी के साथ कंपेयर किया, डिफरेंस बहुत ज्यादा था। ऑडिटर ने इंक्वायर किया सर सैलरीज क्यों ज्यादा हो गई है इस साल, क्या ये एडिशनल रिक्वायर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करे। मैनेजमेंट ने कहा सर इसलिए क्योंकि नए एम्प्लॉइज रखे हैं। अब अगर ऑडिटर के मुझे इन एम्प्लॉय से मिलना है, क्या मैनेजमेंट मिलवाने की पाबंद है कि नहीं? बिल्कुल। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मतलब यह है लाजमी नहीं मैनेजमेंट की प्रेजेंस में ऑडिटर मिले। ऑडिटर सीएफओ से कह सकता है सर आप साइड पे हो जाए, मैं इस एम्प्लॉय से खुद मिल लूंगा, क्योंकि हो सकता है सीएफओ के सामने वो इन्फॉर्मेशन ना हमें प्रोवाइड करे एम्प्लॉय, जो अलग से होकर हमें प्रोवाइड करता है। तो ये है तीन बड़े काम। भाई ये बात समझ आ गई, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की। ओके, अच्छा अब इसके बाद मैनेजमेंट को क्या चाहिए स्टार्ट में ही कि अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज करे, अंडरस्टैंड करे। बिल्कुल मैनेजमेंट, अच्छा ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का, अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करना और एक्नॉलेज करना, इसे हम नाम देते हैं प्रीमाइज ऑफ ऑडिट। प्रीमाइज ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज करे, एक्सेप्ट करे कि हम अंडरस्टैंड करते हैं, हाँ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देंगे, हाँ हमारा इंटरनल कंट्रोल अच्छा हमने बनाया हुआ है, हाँ जो भी आप इंफॉर्मेशन कहेंगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्या मैनेजमेंट इतनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए? आप ऑडिट करने के लिए जी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कोई नहीं, आप ऑडिट शुरू करें, कर सकते हैं? नहीं होगा। आप कहें सर ये बताइए कि इन्वेंट्री कहाँ रखी है, हम फिजिकल वेरीफाई करें, उन्होंने कहा ये नहीं बताना आपको, आप ऑडिट करें। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी ना करे, या दूसरे लफ्जों में प्रीमाइज ऑफ ऑडिट प्रेजेंट ना हो, प्रीमाइज ऑफ ऑडिट प्रेजेंट, तो अगर प्रीमाइज ऑफ ऑडिट प्रेजेंट ना हो, अच्छा इस लफ्ज का मतलब समझ आ रहा है सेंटेंस का? प्रीमाइज ऑफ ऑडिट प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एग्री नहीं कर रही, तो क्या हम ऑडिट कर सकते हैं? इसीलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है अगर प्रीमाइज ऑफ ऑडिट प्रेजेंट नहीं है हम ऑडिट नहीं कर सकते। नो प्रीमाइज नो ऑडिट, नो प्रीमाइज नो ऑडिट। ये ऐसा ही है जैसा पहले पढ़ा था कल या परसों। क्या? अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर एक्सेप्ट नहीं करना। दूसरी बात आज सीख ली, अगर प्रीमाइज ऑफ ऑडिट प्रेजेंट है तब भी ऑडिट एक्सेप्ट, अगर प्रीमाइज प्रेजेंट नहीं है तो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑडिट एक्सेप्ट। यहां तक क्लियर हो गया? रिस्पांसिबिलिटीज मेन तीन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन। कीवर्ड ये याद कर लें, बाकी रीड करेंगे जाहिर है छाप ही देंगे आप। क्लियर? अब आते हैं हम ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटीज की तरफ। हाँ स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटी, शाबाश सर। चाह सर स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटी याद करवाया फाइन, ये ले। नहीं दो नहीं। अच्छा मुझे ये बताए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं कुछ, उनको आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करना मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि नहीं? अच्छा सम टाइम फ्रॉड भी होता है, तो फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करना ऑडिटर की जिम्मेदारी तो नहीं, वो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक होती है ना, मैनेजमेंट की तो होगी। क्या फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है? किधर है? क्या सब्सिक्वेंट इवेंट मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है? आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट किधर है? एक होता है रिलेटेड पार्टीज, आपने शायद कंसेप्ट सुना, जो डायरेक्टर्स वगैरह के साथ, होल्डिंग सब्सिडी के साथ ट्रांजैक्शन होती है, उनको डिस्क्लोज करना होता है। क्या वो मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है? कहाँ लिखा है? इससे भी आगे चले, गोइंग कंसर्न, आपको पता फंडामेंटल काउंटिंग असम्पशन है, ये असेस करना कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है कि नहीं, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि नहीं? कहाँ लिखा है? हाँ ये सारी याद रखे, रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की है, लेकिन ये स्पेसिफिक एरिया से रिलेट करती हैं। यहाँ पे हमने ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी का जिक्र किया हुआ है, स्पेसिफिक नहीं है। एग्जाम में आपने आंखें खोल के क्वेश्चन पढ़ना है। गलती स्टूडेंट क्या करता है, उसने लिखा होता है व्हाट आर मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट। स्टूडेंट कहता है मसला ही कोई नहीं, छाप दी, ये रिस्पांसिबिलिटीज है। क्या ये लिखनी थी?
उसने जब स्पेसिफाई कर दिया सब्सिक्वेंट इवेंट, तो इसका मतलब है फिर ओवरऑल या जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बतानी, स्पेसिफिक बतानी है, जो अभी हमने नहीं पढ़ी। अब बताएं एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, छाप देंगे? क्यों नहीं भाई? हाँ, वो स्पेसिफिक, जब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्पेसिफाई कर दिया किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो स्पेसिफिक कंसेप्ट हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे जो आगे चल के पढ़नी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टीज स्पेसिफिक आगे चल के पढ़नी है। जब सिंपल इतना लिखे व्हाट इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब ही है। या सिंपल कहते व्हाट इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिंपल, स्पेसिफाई नहीं करा किस एरिया, तो जनरल लिखनी है। तो एग्जाम में याद रखिए जब कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन आए, आपने आगे खास तौर पे देख लेना है वो एरिया स्पेसिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर एरिया स्पेसिफाई नहीं कर रहा कोई तो जनरल, और अगर एरिया स्पेसिफाई कर रिलेटेड पार्टी, गोइंग कंसर्न, सब्सिक्वेंट इवेंट, फ्रॉड, तो फिर आपने उसकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है। कुछ बात समझ आई? ओवरऑल और स्पेसिफिक है। चलिए अगला कंसेप्ट हमारा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? अच्छा, ये जो ब्लैक में है ना, ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे नीचे जो भी लिखा है ये केस स्टडी सॉल्व करने के लिए है और आपके नॉलेज के लिए। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड टू इश्यू रिपोर्ट। एग्री करते हैं? अल्फाज आए थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे लेकिन मेन कंसेप्ट ये निकलेगा। फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड, अच्छा, फिर उसके बाद कम्युनिकेट अदर्स इन अकॉर्डेंस विद आईएसए। कम्युनिकेट अदर्स इन अकॉर्डेंस, ये भी जिम्मेदार। दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है, वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक हैं कि नहीं, वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है कि नहीं करती, और रिपोर्ट इश्यू करनी है। ये किसको बताना है? ये पहली वाली शेयर होल्डर के लिए। टू कम्युनिकेट अदर्स इन अकॉर्डेंस विद आईएसए, इसमें अदर कौन है? अदर मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, अदर हो सकते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज, हाँ बैंक्स, कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं बताना। इन जहां पे आईएसए कहे कि इनको बताओ वहां पे बताना है, वरना नहीं बताना। हर बात अदर्स को नहीं बतानी, कॉन्फिडेंशियलिटी भी कोई चीज है, ठीक है। इसीलिए इन अकॉर्डेंस विद आईएसए के ऊपर आपने फोकस करना है। कम्युनिकेट करेंगे हम अदर्स को, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, हाँ आईएसए के मुताबिक। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आईएसए में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, जहां पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहेंगे वहां कम्युनिकेशन करेंगे। क्लियर? अच्छा, कम्युनिकेशन किस किस को कर सकते हैं? दो चाबी गवर्नेंस को और किसको? प्रोफेशनल बॉडी या रेगुलेटर। प्रोफेशनल बॉडी रेगुलेटर पाकिस्तान में कौन है? आई कैप, एससीसीपी, एफबीआर, एफआई, नैब वगैरह, ठीक है, कोई भी आ सकते हैं। हम सिंपल दो लफ्जों में कहानी खत्म करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल बॉडी या रेगुलेटर। दो चाबी गवर्नेंस को हम क्या कम्युनिकेट करते हैं? अगर एक लफ्ज में आप पूछे, मैं कहूंगा हर सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स फाइंडिंग, कोई भी अहम चीज अगर हमारे सामने आई, हमने कम्युनिकेट करने है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल आए, कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं? किसके थ्रू? मैनेजमेंट लेटर के थ्रू। अगर मॉडिफिकेशन इन रिपोर्ट हो, बताइए डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को बता देंगे कि पहले मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट ना माने तो डायरेक्टर्स को, अगर वो भी ना माने फिर शेयर होल्डर्स को मॉडिफाई करें। ऑडिटर इंडिपेंडेंस, अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रहा, शुरू में इंडिपेंडेंट था, एग्जांपल दिए ना, समटाइम ऐसा होता है, बाद में कोई इंडिपेंडेंस का इशू आया, डायरेक्टर्स को बताना चाहिए कि नहीं, ताकि डायरेक्टर्स या डायरेक्टर शेयर होल्डर अकेले या शेयर होल्डर के साथ मिलकर अगले ऑडिटर को अपॉइंट कर सके, क्योंकि ये ऑडिटर तो काम करने जोगा नहीं रहा ना, किसी भी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया, किसी भी वजह से डिस्क्वालीफाई। प्रोफेशनल बॉडी या रेगुलेटर्स, इनको क्या कम्युनिकेट करना होता है? अगर ऑडिटर विड्रॉ कर ले, मैं नहीं कर रहा ऑडिट, क्यों कर सकता है विड्रॉ, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए अगर ऑडिटर पॉइंट हो जाए तो कुछ केसेस में वो ऑडिट कंप्लीट करने से पहले विड्रॉ कर सकता है। सीनियर, शाबाश, ये बताया हुआ मैंने, हाँ, सीनियर मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाए, शाबाश। फिर है नो क्लॉर। नो क्लॉर बेसिकली एब्रीविएशन है, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। अगर ऑडिटर को अपने ऑडिट क्लाइंट पे कोई इलीगल एक्टिविटी नजर आ रहे, स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, तो बताइए क्या करे? रेगुलेटरी अथॉरिटी को कम्युनिकेट करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए।
तो ये वो केसेस हैं, ये आइटर की पहले वाला ना, ये तो आइटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में रिपोर्ट देनी है, ये तो प्राइमरी है। ये समझ लीजिए सेकेंडरी है कि सम टाइम शेयर होल्डर्स के अलावा भी ऑडिटर कुछ लोगों को कम्युनिकेट करता है। वो लोग कौन हो सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दे दी, और इन लोगों को क्या क्या मैटर्स कम्युनिकेट किए जा सकते हैं वो भी एग्जांपल दे दी। क्लियर? अब आते हैं मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। केस स्टडी में वो आपको कोई क्वेश्चन देके पूछ सकता है कि बताओ ऑडिटर ने इस सिचुएशन में रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की कि नहीं की, इस सिचुएशन में ऑडिटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की कि नहीं की, पूछ सकता है। ठीक, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर किसी डॉक्टर ने मरीज का इलाज किया और उसके बाद मरीज मर गया, क्या जो डॉक्टर है रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं फॉर डेथ? जो कह रहे हैं यस वो भी गलत, जो कह रहे हैं नो वो भी गलत। डिपेंड करता है उसने सही डायग्नोस करके इलाज किया कि नहीं किया, जो कि किताबों में लिखा हुआ था। अगर उसने सही इलाज करके, देखे डॉक्टर जिंदगी मौत का जिम्मेदार नहीं है, वो बीमारी की सही तशखीस करके उसके मुताबिक जो इलाज राइज है वो करने का जिम्मेदार है। उसी तरह हमने एज ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करते हैं, बाद में मिस स्टेटमेंट नजर आ गई, हम जिम्मेदार है कि नहीं? फिर वही गलती। डिपेंड करता है, अगर हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली हम जिम्मेदार नहीं, अगर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं की फिर हम जिम्मेदार होंगे। और रीजनेबल एश्योरेंस कैसे ऑब्टेन की जाती है भला? आईएसएस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके। अगर हमने आईएसए की रिक्वायरमेंट्स पूरा कर ली तो इसका मतलब क्या, हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन, और अगर एक रिक्वायरमेंट भी ना की तो फिर रीजनेबल एश्योरेंस हमने ऑब्टेन। समझ आ रहा है? तो एग्जाम में केस स्टडी में वो आपको ऐसी सिचुएशन दे सकता है जिसमें कहेगा आपने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया, उसके बाद एक बड़ा फ्रॉड सामने आ गया, मिस स्टेटमेंट आ गई, बताइए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? क्या? हाँ, ये यस नो नहीं करना, आपने कहना डिपेंड करता है। वो कहेगा बताओ साबित करो। हाँ, अब सुने, आपने सबसे पहले मटीरियलिटी लेवल कैलकुलेट करना है और देखना है जो मिस स्टेटमेंट है, एरर, फ्रॉड जो भी है, ये मटीरियल है कि इमटीरियल। अगर इमटीरियल है तो कहानी वही खत्म, हम कहेंगे हम तो इमटीरियल को कवर ही नहीं करते। लेकिन अगर मटीरियल मिस स्टेटमेंट है, यानी 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा किया है, क्या अभी भी हमारे पास बचने का चांस है? यस, अभी भी बचने का चांस है। देखा जाएगा हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की या नहीं की। अगर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली तो बच जाएंगे, और अगर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं की तो नहीं बचेंगे। कैसे पता चलेगा रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन किया कि नहीं की? देखा जाएगा कि ऑल आईएसएस की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है कि नहीं किया। अगर सारे आईएसए की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है तो ठीक, वरना नहीं। अच्छा बताइए, मेरा स्टूडेंट पेपर दिया फेल हो गया, मैं जिम्मेदार हूं कि नहीं? आए लाइन पे डिपेंड करता है, मैंने सिलेबस कंप्लीट करवाया कि नहीं करवाया, मैंने सफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ केस स्टडी करवाई कि नहीं करवाई। अगर तो ये दोनों करवाई, सारी चीज करवाई, तो फिर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और अगर नहीं करवाई फिर जिम्मेदारी है। बात समझ आई? अभी नहीं, जरा क्विज की तरफ चलते हैं, ठीक है? हाँ, ये मैं चाह रहा हूं मैं कुछ सिचुएशन आपके सामने रखूं और आप आइडेंटिफाई करें कि इनमें ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। कर लेंगे? चलिए पास कीजिएगा 0280। जल्दी से, आपके पास 20 सेकेंड है सिर्फ। menti.com भाई ये अभी चल रहा है, मैंने पॉज करने के लिए कहा था आपसे। नहीं हो चलिए स्टार्ट करते जी, कीजिए। मेरे कहने पे पॉज और स्टार्ट किया कीजिए, पहले कर दिया जी। आज हमारा लेक्चर 7 का क्विज है। आपको तरीकाकार पता है, आपने menti.com पे जाना है और कोड है 27390280। 9 क्वेश्चन हैं, ज्यादा क्वेश्चन, जल्दी क्वेश्चन करेक्ट भी होना चाहिए और क्विक भी होना चाहिए। 50 रुपीज टॉप 5 स्टूडेंट्स को।
रीडिंग टाइम 5 सेकंड है, छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं, हो जाती है 5 सेकंड में। चलिए बट ठीक है, काफी स्टूडेंट करेंगे स्टार्ट। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, जी ऑडिटर डिड नॉट काउंट द इन्वेंट्री एट ईयर एंड। ईयर एंड पे ऑडिटर ने इन्वेंट्री काउंट नहीं की। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? है। इसका मतलब ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं की, क्योंकि इन्वेंट्री काउंट करना रिक्वायर्ड है, आईएएस से रिक्वायर करते हैं। आगे चलते हैं शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ये रहा, जी ऑडिटर ने कैश काउंट किया, करेंसी नोट्स के ऊपर ईद मुबारक लिखा था, ऑडिटर ने कहा खैर मुबारक, आगे चला गया। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा अब देखें ये भी फ्रॉड है, लेकिन क्या इस तरह का फ्रॉड ऑडिटर को डिटेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल। क्या इसमें ऑडिटर कह सकता है कि ये सोफिस्टिकेटेड टेक्निक थी? और भाई ये रीजनेबल प्रोसीजर से सामने आ सकता है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब ऑडिटर को ये मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करनी चाहिए थी। रिस्पॉन्सिबल का मतलब जी अगर ऑडिटर ये फ्रॉड या मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं करता, देखिए उसने कोई एक्शन नहीं लिया, हालांकि उसे ये फ्रॉड कम्युनिकेट करना चाहिए था मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को। उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करानी चाहिए थी कि ये कैश तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, कैश की फिगर को डाउन कीजिए। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल लफ्ज का मतलब समझिए। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है? ऑडिटर की गलती है, ऑडिटर को ये मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी चाहिए थी, उसने नहीं की। आगे चलते हैं। अच्छा 10 रुपए वाला हो तो वो इमटेरियल हो जाएगा, हाँ नहीं लेके यहाँ पे 10 रुपए हो सकता है 5000 का हो, और हमने आपको पता है नेगेटिव साइड पे सोचना होता है। 10 रुपए वाला तो जी कंफर्मेशन लेटर सेंड किया ऑडिटर ने, और कंफर्मेशन समझते हैं ना, डायरेक्टर को सेंड करते हैं कि बताओ भाई कितना बैलेंस है, कोई डिफरेंस नहीं था। बाद में पता चला डायरेक्टर मैनेजमेंट के साथ मिले हुए थे, और मैनेजमेंट ने फोन करके कहा था जो भी लेटर आए ना ओके करके भेज देना। क्यों नॉट रिस्पॉन्सिबल क्यों है? हाँ क्योंकि ये इनहेरेंट लिमिटेशन में आ गया, ये इनहेरेंट लिमिटेशन में आ गया। हाँ जी बिल्कुल, कि फ्रॉड जो कोलिजन के जरिए से होता है ऑडिटर उसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं। हाँ जी क्यों प्रोसीजर भी उसने परफॉर्म कर लिए थे, बिल्कुल प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए तो रीजनेबल एश्योरेंस ले ली, शाबाश। आगे चलें क्वेश्चन 4। डी कहां से आ गया जी? ऑडिटर ने इन्वेंट्री काउंट किया, मिस स्टेटमेंट उसके सैंपल में थी, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं की उसने। बताइए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है? सैंपल में आ गई वो तो फिर उसको आइडेंटिफाई करनी चाहिए। भाई 10 में से 6 वेयर हाउस चेक करने के लिए गए, अगर वेयर हाउस 5वां जिसको हम चेक करने, वहां पे फेक इन्वेंट्री थी, वो तो हमें चेक करनी चाहिए थी ना। आगे चलें क्वेश्चन 5। Auditor did not count cash and subsequently it was found that cash shown was fake. क्या बैलेंस शीट में अगर कैश की फिगर आ रही हो हमें काउंट करनी चाहिए? तो ऑडिटर ने तो रिस्पॉन्सिबल है ना ऑडिटर। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? उसने रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया। कोई भी एसेट हो ना फिजिकल, याद रखे कोई भी फिजिकल एसेट हो क्लाइंट की बैलेंस शीट में, हमने उसको वेरीफाई करना है।
तो प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया मतलब रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं की। आगे चलो, क्वेश्चन 6। अच्छा, ये भी फेक करेंसी नोट वाला आ गया, तो मुझे तो एड्रेस जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल होगा ना। हाँ, आपको याद है कुछ नोट ऐसे भी होते हैं जिन्हें आम इंसान आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि वो फेक है। ये वो वाला केस है, ये ईद मुबारक वाला केस नहीं है। हाँ जी, तो इसमें बताइए सोफिस्टिकेटेड टेक्निक आ गई कि नहीं आ गई? अब इनहेरेंट लिमिटेशन आ गई कि नहीं? तो अब आइटर जिम्मेदार नहीं है, आइटर ने रीजनेबल प्रोसीजर परफॉर्म किए। नेक्स्ट सब जी, ऑडिटर ने कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं किया। क्या रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की? नहीं की। क्यों? क्या कंफर्मेशन लेटर सेंड करना रिक्वायर्ड होता है डेटर्स को, क्रेडिटर्स को? अगर सेंड नहीं किया, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं की, ऑडिटर जिम्मेदार है। शाबाश। सेकंड लास्ट, इन्वेंट्री काउंट की लेकिन मिस स्टेटमेंट उसके सैंपल में नहीं थी। 10 में से 6 वेयर हाउस को सेलेक्ट किया और जिस 8वें को सेलेक्ट नहीं किया था उसमें फेक थी इन्वेंट्री, तो ऑडिटर जिम्मेदार है। ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। नहीं, वो कह रहे हैं ना मिस स्टेटमेंट वाज नॉट इन हिज सैंपल। हाँ, कैसे पता चलेगा उसके सैंपल पे? प्रैक्टिकली इसके अलावा उसके वर्किंग पेपर्स को देखा जाएगा मिस स्टेटमेंट किस जगह पे थी, वो उस मिस स्टेटमेंट का जायजा लेके फिर आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब देखिए, कंफर्मेशन लेटर हम सारे डेटर्स को तो नहीं भेजते, सैंपल बेस पे भेजते हैं। तो जिसका सैंपल सिलेक्ट किया था वो फेक निकले तो ऑडिटर जिम्मेदार है, और जिसका सैंपल सिलेक्ट नहीं किया था वो फेक निकले, ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन। जी, ऑडिटर ने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, डिफरेंस आइडेंटिफाई। अब बताइए, डिफरेंस आइडेंटिफाई हुआ, उसे फर्दर एक्शन लेना चाहिए था कि नहीं? उसने कुछ नहीं किया, तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की नहीं की, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, ये हमारा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे। चलिए, टॉपर्स की अनाउंसमेंट। जी, आज फिर डोरेमोन भाई आ गए हैं, दीजिए। किधर है जी? किधर है भाई? डोरेमोन भाई किधर है? ये देख लीजिएगा इनका। 2nd पे 16871 सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन। थर्ड पे कौन है? थर्ड भी दीजिए। फोर्थ पोजीशन शाबाश, और फिफ्थ पोजीशन शाबाश। चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। होम असाइनमेंट आपने रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करनी है, कल क्लास के स्टार्ट में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह।